अगर इस भाग 5 में देखें तो हम भाग 5 में उत्प्रेरण का डिस्कशन करेंगे, कैटालिसिस उत्प्रेरण का डिस्कशन करेंगे। अगर इस भाग 5 में देखें तो हम उत्प्रेरण की अवधारणा, समांगी तथा विसमांगी उत्प्रेरण और उत्प्रेरण के प्रकार की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम जो डिस्कस हो रहा है वो है पृष्ठ रसायन, और पृष्ठ रसायन के अंतर्गत ये उत्प्रेरण है। तो उत्प्रेरण पृष्ठ रसायन के अंतर्गत क्यों है? क्योंकि पृष्ठ रसायन में आप पृष्ठ या सरफेस पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उत्प्रेरण उसी तरह की घटना है जो सरफेस पर होती है, जो पृष्ठ पर होती है, और उसमें हम इन भागों का अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरण की अवधारणा, समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण और उत्प्रेरण के प्रकार। हम उत्प्रेरण की अवधारणा को समझें, ये हमारे पास पहला डिस्कशन होगा। उत्प्रेरण की अवधारणा, उत्प्रेरण की अवधारणा, हम उत्प्रेरण की अवधारणा को समझें, लेकिन इसके पहले हमें कंसेप्ट चाहिए रिएक्शन का, अभिक्रिया का। बच्चों, आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी अभिक्रियाएं आप पढ़ते हैं। अब ये हम बच्चों से सवाल करते हैं कि अभिक्रिया होती क्या है और क्या आपने कोई अभिक्रिया देखी है? तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि हाँ देखी है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं देखी है। तो हम आपको उसी की अवधारणा को, पहले अभिक्रिया को बताते हैं और फिर किसका डिस्कशन करेंगे? उत्प्रेरण का डिस्कशन करेंगे। अभिक्रिया के बारे में आप समझें। कहते हैं कि अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाता है। और अभिक्रिया आती कहां से है? प्रयोगों से आती है। जैसे हमारे आसपास एक रिएक्शन होती है, एक अभिक्रिया होती है, और वो अभिक्रिया क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूं, लेकिन उस घटना को देख लें। जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना हम आप सभी ने देखा है। और उस कोयले के जलने में क्या होता है? अगर उसकी आपके सामने हम रिएक्शन लिखें तो उसकी रिएक्शन है C+O2, दिस इज इक्वल टू CO2 प्लस क्या? प्लस एनर्जी। तो ये कोयले के जलने की रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? CO2 और एनर्जी बनाते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में वही बताया कि अभिकारक परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। एक छोटी रिएक्शन हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा दिखाना चाहते हैं। ये आपके पास देखिए, ये आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, और इसमें हमने ये एक पदार्थ का विलेन लिया। ये है आपके सामने सिल्वर नाइट्रेट। किसका विलेन है? सिल्वर नाइट्रेट। और इस सिल्वर नाइट्रेट को हमने परख नली में डाला। ये दूसरा अभिकर्मक बोतल हमारे पास है, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इसमें क्या लिया है? सिल्वर नाइट्रेट। अब हम फिर क्या मिला रहे हैं इसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिला रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए, जब इन दोनों में रिएक्शन हो गया तो इसका कलर क्या हो गया? इसका कलर चेंज हो गया, ये अवक्षेप आ गया। तो ये अवक्षेप किसके परिणाम स्वरूप आया? ये अवक्षेप रिएक्शन के परिणाम स्वरूप आया। अब आप कहेंगे किसके बीच रिएक्शन हुई? हमारा अभिकारक दो था, एक तो सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अभिकारक थे और वही परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ये रिएक्शन तो बड़ी तेजी के साथ हो रही थी क्योंकि ये आयनिक अभिक्रिया है, लेकिन सभी अभिक्रियाएं उतनी तीव्र गति से नहीं होती। कुछ अभिक्रियाओं में बच्चों हम करते क्या हैं? अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने के लिए हम उसमें बाहरी पदार्थ मिला देते हैं। तो कहते हैं बाहरी पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जैसे आप अभिक्रिया के लिए तो जान गए कि अभिकारक मिलाते हैं। अभी हमने रिएक्शन आपको बताई, उसमें हमारे अभिकारक क्या थे? सिल्वर नाइट्रेट और क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसमें कोई और बाहरी पदार्थ मिला दें, इसमें तो नहीं है, दूसरी रिएक्शन की आप कल्पना करें कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें अभिकारक के अलावा और कोई बाहरी पदार्थ मिला दें जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। तो ऐसे ही पदार्थों को आप एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या कहलाता है? वो नाम आपका क्या कहलाता है? वो नाम आपका उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में मिलाए गए ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें? परिवर्तित कर दें, चेंज कर दें।
क्या कहलाते हैं? जो अभिक्रिया के बेग को परिवर्तित कर दें क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये घटना जो है वो क्या कहलाती है? ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? उत्प्रेरण कहलाती है। यहां आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है, अभी देखिए ये लिखा है KClO3 नाम पोटेशियम क्लोरेट है और उसका 2 मोल लिया गया है। इसे जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, इसे गर्म करते हैं, ये हमने यहां डेल्टा का साइन लगा दिया, ये हीटिंग को शो करता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो कहते हैं कि अगर इसमें हम MnO2 मिला दें, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दें, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है? ये अभिक्रिया स्पीड अप हो जाती है, तेजी के साथ होती है। तो इसका मतलब कि MnO2 की उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो MnO2 को क्या कहेंगे? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। तो उत्प्रेरक ऐसा ही फॉरेन सब्सटेंस है, वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। जैसे यहां मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन को क्या कर रहा है? तीव्र कर रहा है। तो यहां मैं फिर से आपको इसको बता दूं कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में बच्चों आप अंतर समझें कि उत्प्रेरक क्या है और उत्प्रेरण क्या है। उत्प्रेरक बाहरी पदार्थ है जो आपने अभिक्रिया में मिलाया है, और उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण पूरी घटना है। अगर एक शब्द में कहना चाहें तो उत्प्रेरक क्या है? पदार्थ है। उत्प्रेरक क्या है? पदार्थ है। और उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण जो है वो प्रोसेस है। उत्प्रेरण क्या है? प्रोसेस है। तो इससे आप ये उत्प्रेरक की आपके सामने क्या है? अवधारणा है। ये उत्प्रेरक की आपके सामने क्या है? ये उत्प्रेरण की आपके सामने अवधारणा है, जिसमें हमने उत्प्रेरक भी आपको बताया। तो बच्चों आप सीख गए होंगे कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या है। फिर से बता दूं, उत्प्रेरक क्या है? पदार्थ है। और उत्प्रेरण क्या है? ये लिखा हुआ है। उत्प्रेरण क्या है? ये परिघटना है। ये परिघटना है। जैसे MnO2 क्या है? उत्प्रेरक है। और ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है ये क्या कहलाएगी? उत्प्रेरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्प्रेरण कहलाएगी। अब यहां लिखा हुआ है उत्प्रेरक की विशेषताएं। क्या लिखा हुआ है? उत्प्रेरक की विशेषताएं। आइए बच्चों देखते हैं कि उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आपसे उत्प्रेरक की विशेषताओं की चर्चा करें तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। यह पहला पॉइंट है। आप इसका मीनिंग समझें कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे होता क्या है कि दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं। दो पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। इसको आप इसी परिघटना से समझ सकते हैं जहां हमने लिखा है कि अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड ना भी रहे तब भी पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा। तो कहते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करेगा? अभी बताया था कि मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन की वेलोसिटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो वही मतलब हुआ कि अभिक्रिया प्रारंभ होने के लिए उत्प्रेरक आवश्यक नहीं है। यह अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगर आप दूसरा पॉइंट देखें कि उत्प्रेरक की मात्रा तथा उसका रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत में क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यही रिएक्शन आपके पास है, आपने यहां मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक लिया है, तो पहले आप अभिकारक लेते हैं, फिर उसमें क्या मिलाते हैं? उत्प्रेरक मिलाते हैं। तो कहते हैं कि उत्प्रेरक की मात्रा और संगठन परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तित होने का मतलब क्या? ये अभिक्रिया होगी तो आप जानते हैं कि अभिक्रिया में ये खर्च हो जाएगा, उस समय बाद इसका अस्तित्व बचेगा, लेकिन उत्प्रेरक की मात्रा और उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को तो क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, लेकिन खुद जो है वो खर्च नहीं होता और ना ही उसका संगठन क्या करता है? बदलता है। तो विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। उत्प्रेरक में ऐसा क्या गुण है जो अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है और खर्च भी नहीं होता। बच्चों इसी बात की व्याख्या हम लोग अभी आपके अगले लेक्चर में करेंगे कि आखिर कैसे
उत्प्रेरक अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, और वो खर्च भी नहीं होता है। देखिए ये तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि साधारणतः उत्प्रेरक की अल्पमात्रा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये बात विद्यार्थियों के मन में आ जाती है कि अगर उत्प्रेरक कम लगाएंगे तो उत्प्रेरक कम लगाने का मतलब उत्प्रेरक की कम मात्रा प्रयुक्त करेंगे तो अभिक्रिया का वेग कम बढ़ेगा, और ज्यादा अगर उत्प्रेरक की ज्यादा मात्रा डाल दें तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी तुलना बच्चे कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि जैसे ये आपके पास है कोई बर्तन है, इसमें आपने वाटर रखा है, जल रखा है, अब इसमें आप ऑर्डिनरी सुक्रोज मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो एक घटना ऐसे समझ लेते हैं कि जितना ज्यादा चीनी मिलाएंगे उससे बना शरबत उतना ही ज्यादा क्या होगा, मीठा होगा। वो कंसेप्ट यहां नहीं लगता बच्चों। यहां क्या लगता है कि उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के लिए क्या है, आवश्यक है। वो कंसेप्ट नहीं लगता कि जितना ज्यादा उत्प्रेरक की मात्रा डालेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा कार्य उत्प्रेरक करेगा। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही आवश्यक होती है। अब देखिए चौथा पॉइंट लिखा है, साधारणतः उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादों की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता। साधारणतः उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादों की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता। इस पॉइंट को आप सोचें, इस पॉइंट को आप यूं सोच सकते हैं कि जैसे यही रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन हम करें, पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड ना रहे और फिर दूसरी बार करें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दें, उत्पाद तो वही बनेगा। तो कहते हैं कि ये जो उत्पाद बना उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब उत्प्रेरक था तब भी और जब उत्प्रेरक नहीं था तब भी उत्पाद वैसा ही रहेगा, उत्पाद वैसा ही रहेगा। अगला बहुत अच्छा पॉइंट है कि उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। विद्यार्थियों, हमने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों के मन में अवधारणा रहती है बच्चों आपके कि एक उत्प्रेरक है जिसे कई अभिक्रिया में प्रयुक्त कर देते हैं। इसको आप स्पष्ट कर लीजिए कि यहां आपका क्या है, CO+3H2, यहां क्या है, CO+2H2, CO+H2। ये तो मोलों की संख्या है, लेकिन अभिकारक अगर आपसे हम पूछें तो आपका उत्तर होगा कि अभिकारक इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। उत्प्रेरक बदल गया, पहले में निकिल है, दूसरे में आप उत्प्रेरक देख रहे हैं कॉपर, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, और तीसरे में कॉपर। तो पहले में क्या बन गया है, मेथेन, दूसरे में क्या बन गया है, मेथेनॉल, जिसे मेथिल अल्कोहल कहते हैं, और तीसरे में क्या बन गया है, ध्यान देना, मेथेनल, जिसे क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेथेनॉल क्या है, एल्कोहल है, और मेथेनल क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये बताता है कि उत्प्रेरक की क्रिया कैसी होती है बच्चों, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। आपने देखा कि हर में अलग अलग उत्प्रेरक है, तो अभिकारक एक ही होते हुए भी उत्पाद कैसा है, डिफरेंट है। उत्पाद कैसा है बच्चों, डिफरेंट है। अब अगर आप आगे बढ़ें इस पॉइंट पर, तो उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता। अब आपसे यह सवाल है कि साम्यावस्था होती क्या है, साम्यावस्था होती क्या है। देखिए अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि अभिक्रिया, अभी आप समझें उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्या समझे बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जैसे आप एक रिएक्शन देखते हैं, ये रिएक्शन आपकी उत्क्रमणीय होती है, उसको मैं यहां आपके सामने लिखता हूं, N2+3H2 दिस इक्वल टू 2NH3। ये आपके सामने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये साइन आपका क्या बताता है, ये साइन आपका है रिवर्सिबिलिटी का साइन। अभिक्रिया अग्र दिशा में भी चलती है और पश्च दिशा में भी चलती है। तो कहते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की विशेषता होती है कि वो साम्यावस्था को प्राप्त करें। अब आप कहेंगे साम्यावस्था क्या होती है, साम्यावस्था ये होती है बच्चों कि जब ये साम्यावस्था को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो कहते हैं कि जब RAF ठीक बराबर हो जाए किसके, RB के। तो आप कहेंगे कि RAF क्या है, RAF है बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ठीक बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। किसके बराबर हो जाए बच्चों, फिर से देख लेना,
RAF ये ठीक बराबर हो जाए किसके, ये ठीक बराबर हो जाए RB के। यहां F क्या बताता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और RB क्या बताता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो कहते हैं कि जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के ठीक बराबर हो जाए तो वो दशा क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। और कहते हैं कि अगर उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए तो उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। तो कहते हैं क्यों नहीं प्रभावित करता, उसका उत्तर है बच्चों कि उत्प्रेरक जितना अग्र अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उतना ही पश्च अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। इसीलिए उत्प्रेरक के द्वारा साम्यावस्था क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती है। उत्प्रेरक के द्वारा साम्यावस्था क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती है। अगला जो आपके सामने है, यहां आपके सामने लिखा है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। क्या लिखा है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। तो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक को कहते हैं सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। क्या कहते हैं, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। कुछ नाम आपको आ रहा है कि जहां उत्प्रेरण की जो घटना है वो आकार से निर्धारित हो, तो कहते हैं कि ये आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। यहां आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना, रंध्र समझ गए, रंध्र पोर हो गया, एवं अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं के साइज पर निर्भर करती है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। तो इसको आप ये समझें कि इसमें क्या चाहिए कि जो आप उत्प्रेरक प्रयुक्त कर रहे हैं उसके रंध्र का साइज क्या है और अभिकारक और उत्पाद का साइज क्या है। तो इसमें एक अच्छा उत्प्रेरक है जिसे आप कहते हैं जियोलाइट। क्या कहते हैं, जियोलाइट। अब आप कहेंगे कि जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट रासायनिक रूप से एल्यूमिनोसिलिकेट हैं और उनकी रंध्र संरचना ये आपके सामने दो फिगर में दिखाई गई है। और इनका यूज क्या है, इनका यूज है, देखिए लिखा है जियोलाइट पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन के भंजन एवं समावयन। भंजन आप कहते हैं, भंजन एल्केन का भंजन क्या है, ज्यादा कार्बन के एल्केन को अगर आप ताप और दाब के द्वारा कम कार्बन के एल्केन में परिवर्तित करें तो यही घटना एल्केन का भंजन क्रैकिंग कहलाती है। और समावयन, एल्केन अपने समवयवी एल्केन में बदल जाए तो यही घटना क्या कहलाती है, समावयन, आइसोमेराइजेशन। तो जियोलाइट जो है वो इसी में प्रयुक्त होते हैं। और आप जानते हैं कि एल्केन का पेट्रोलियम से संबंध है। एल्केन का किससे संबंध है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम C1 से C40 कार्बन 1 से कार्बन 40 तक के हाइड्रोकार्बनों का ही क्या है, मिश्रण है। अब इसी में आपको एक दिया गया है ZSM5, ये ट्रेड नेम है, एक जियोलाइट उत्प्रेरक का ट्रेड नेम है। जेड से जियोलाइट, एस से सोकोनी और एम से मोबिल। ZSM5 पेट्रोलियम उद्योग में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है जो एल्कोहल को किस में बदल देता है, जो एल्कोहल को हाइड्रोकार्बनों में क्या कर देता है, बदल देता है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और पेट्रोलियम क्या प्रदान करते हैं, पेट्रोलियम ऊर्जा प्रदान करते हैं, व्हीकल्स को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए उत्प्रेरण का एक और प्रकार आपके सामने आ रहा है और इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे, समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरण। मैं आपको इसका अर्थ स्पष्ट कर दूं, समांगी और विसमांगी। आप पढ़ने के तौर पर क्या कहते हैं बेटा, समांगी क्या है, जिसमें एक ही प्रावस्था हो, फेज हो, वो समांगी है। और जिसमें एक से ज्यादा प्रावस्था हो, फेज हो, वो क्या है, विसमांगी है। हम एक सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं कि गैस गैस का मिश्रण कैसा होता है, गैस गैस का मिश्रण कैसा होता है, गैस गैस का मिश्रण जो होता है वो कैसा होता है, समांगी होता है। ये एक बहुत कॉमन बोले जाने वाला सेंटेंस है। तो कहते हैं कि समांगी का मतलब क्या, क्योंकि गैसों में एक ही प्रावस्था होती है, एक ही फेज होती है। अब आपका ये समांगी उत्प्रेरण की जो डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है, इसको हमने एनसीईआरटी से लिया है। तो ये कहते हैं कि जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था, प्रावस्था का मतलब समझिए,
अर्थात द्रव या गैस में हो तो प्रक्रम क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो यही बात आपके सामने होती है। यहां ठोस नहीं लिखा गया क्योंकि ठोस ठोस का मिश्रण जो है वो कैसा होता है? ठोस ठोस का मिश्रण जो होता है वो समांगी नहीं हो पाता, विसमांगी होता है। तो ये आपके पास है बच्चों समांगी उत्प्रेरण का एक ये उदाहरण है। शीश कक्ष विधि लिखा है। शीश कक्ष विधि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में आती है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र आप जानते हैं H2SO4 और उसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। उसे बनाने में ये प्रारंभिक स्तर पर ये रिएक्शन प्रयुक्त होती है। और यहां देखिए ये G लिखा है तो O2 भी क्या है? यहां भी O2 भी क्या है बच्चों? G है। और यहां जो उत्प्रेरक लिखा है उत्प्रेरक होना चाहिए ये क्या है? ये है NOJ। तो अभिकारक गैस हो गया, उत्प्रेरक क्या हो गया? गैस हो गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। किसका उदाहरण हो गया? समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? समांगी उत्प्रेरण का। समांगी उत्प्रेरण का एक और उदाहरण आपके सामने है। ये लिखा है CH3COCH3। ये एक एस्टर है, इसका नाम मेथिल एसीटेट है और ये जल है। और यहां ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये भी क्या है? ये भी आपके सामने यल है। और ये अभिकारक और उत्प्रेरक समान हो गए, एक ही फेज में हो गए। तो ये समांगी उत्प्रेरण का क्या है? ये समांगी उत्प्रेरण का क्या है? उदाहरण है। आपके सामने एक और समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण लिखा है, शर्करा का जल अपघटन। तो आप देखिए ये जली विलयन है, ये जल खुद ही है और ये H+ है ना, अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो ये आपका बन रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आप जानते हैं कि दोनों का सूत्र एक ही है लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समावयवी हैं। अब अगर आप विसमांगी उत्प्रेरण की बात करें तो विसमांगी उत्प्रेरण में क्या कि अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था भिन्न हो। जैसे यही रिएक्शन लिखी गई है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में यहां जो उत्प्रेरक आता है वो आता है प्लेटिनम सॉलिड। तो ये गैस है और ये सॉलिड है तो विसमांगी उत्प्रेरण हुआ। हैबर विधि अमोनिया बनाने की बहुत प्रसिद्ध विधि है और यहां आपका जो उत्प्रेरक आता है वो आता है आयरन सॉलिड। तो ये गैस है और ये आयरन सॉलिड है। तो किसका उदाहरण है? विसमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अब आप देखें तो कहते हैं कि धनात्मक उत्प्रेरण क्या है? धनात्मक उत्प्रेरण। तो जब हम लोग शुरू में उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में अंतर कर रहे थे तो आपको बताया था कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो सीधा आप जान लें कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? घटाएगा। जैसे आपको लिखा है, ये आपने देखा था, ये शुरू में उदाहरण देखा था कि पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन में मैग्नीज डाइऑक्साइड कैसा है? धनात्मक उत्प्रेरक है बच्चों। अब ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरण में यह है कि जब उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? घटा दे। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक को एक नाम देते हैं और वो संदमक कहलाता है। और ऋणात्मक उत्प्रेरण जो है ये संदमन कहलाता है। जैसे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये अपघटित होकर के क्या बनाती है? जल और ऑक्सीजन। तो यहां जो है यहां आपका लिखा है ये ग्लिसरीन आप जानते हैं, इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ये एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और ये इसके लिए किसका काम करता है? ये इसके लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का क्या करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अर्थात अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है बच्चों? मंद कर देता है, धीमा कर देता है। ये आपके सामने एक स्व उत्प्रेरण लिखा हुआ है। स्व उत्प्रेरण का मतलब ये हुआ, ये डेफिनेशन में है कि जब उत्पाद द्वारा अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जैसे यहां H+ लिखा है तो आप जानते हैं कि ये एसिटिक एसिड है और ये आयनित होकर के क्या देगा? ये आयनित होकर के H+ देगा और वो H+ अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो कहते हैं कि जब कोई उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने लगे तब ये क्या कहलाता है? ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? ये घटना कहलाती है स्व उत्प्रेरण। यहां आपके सामने एक लिखा है प्रेरित उत्प्रेरण। क्या लिखा है? प्रेरित उत्प्रेरण। अब बच्चों आप कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरण क्या है?
अंग्रेजी शब्द आप देखें तो वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। क्या लिखा है, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो इसका मतलब वही हुआ, इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो आप समझते हैं कि जैसे कहते हैं कि कोई अभिक्रिया अगर अन्य अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो ये प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे ये लिखा है, इसका नाम सोडियम सल्फाइड है, ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर के सोडियम सल्फेट बनाता है, लेकिन ये यौगिक जो आपको लिखा है ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता। अब क्या करते हैं, अब दोनों का मिश्रण ले लेते हैं, इसका और इसका, फिर वायु प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि ये तो ऑक्सीकृत पहले भी हो रहा था, अब भी हो गया, जो नहीं हो रहा था सोडियम अर्सेनाइट वो भी ऑक्सीकृत हो गया, किसमें, सोडियम अर्सेनेट में। इस तरह से आपने बच्चों देखा, इसका निष्कर्ष क्या है कि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम अर्सेनाइट के लिए क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण है। क्या है बच्चों, प्रेरित उत्प्रेरण है। और इस पर आधारित हमने आपको बच्चों असाइनमेंट दिया हुआ है। देखिए ये आ गया ना, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि। संपर्क विधि बताया था ना, संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि इसमें उत्प्रेरक क्या होता है, तो उसका उत्तर है बच्चों, इसमें उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम और या V2O5। V2O5 का नाम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अगला लिखा है उत्प्रेरक सामान्यतः चूर्ण अवस्था में प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्तर बता लेंगे आप, क्योंकि चूर्ण अवस्था में होने से उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उत्प्रेरण की घटना पृष्ठ पर होने वाली घटना है। यहां हमने ये आपको बताया कि निम्न को स्पष्ट कीजिए। ये आपका ये भी क्वेश्चन है, एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा एवं कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाता है। तो आप बताइए बच्चों, ये किससे संबंधित है, ये स्व उत्प्रेरण से क्या है, संबंधित है, इसीलिए ऐसा है, जिसकी व्याख्या हमने आपको अभी किया था। तो इन प्रश्नों को बच्चों आप करिएगा। और अभी हमारे पास जब हम अगले भाग में आपका डिस्कशन करेंगे तो उत्प्रेरण का जो बाकी पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बच्चों हमने आपको उत्प्रेरण में क्या बताया, उत्प्रेरण की अवधारणा बताई, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण बताया, और उत्प्रेरण के विभिन्न प्रकार की चर्चा की, जैसे धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। आज के भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय ऊर्जा के स्रोत का अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हूँ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। साथ ही इससे पूर्व व्याख्यान में हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे गृह कार्य के रूप में, उन प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। साथ ही उन प्रश्नों के आधार पर हम आगे की ओर इस अध्याय को बढ़ाएंगे। कल वीडियो के अंत में, क्लास के अंत में गृह कार्य हमने आपको दिया था। आइए हम मिलकर गृह कार्य की चर्चा करते हैं। गृह कार्य में सबसे पहला प्रश्न था, ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर था, आपने इसको लिखा होगा। दूसरा प्रश्न था, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा स्रोत है जिस ऊर्जा स्रोत का हम बार बार प्रयोग करते हैं। ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऐसे ऊर्जा